हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम जो ये आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है उसका साइंस वाला पार्ट है। आप जानते हैं साइंस और मैथ्स का जो वेटेज है वो 30 मार्क्स का है। सो आप में से सभी की तैयारी हो गई होगी क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है। लेकिन आप में से अगर कोई रिवाइज करना चाहता है तो मेरे साथ आप यहाँ पे ये रिवाइज कर सकते हैं। ये बगल में सिलेबस है और इसके यहाँ पे साइड में मैं आप लोगों को टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि इसके आपको मैं पीडीएफ नोट्स दूँ, आप नोट्स बनाएं, क्योंकि अब बस रिवीजन का ही टाइम है। तो चलिए एक एक करके टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है यहाँ पर बल एवं गति। ठीक है, बल एवं गति, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन। तो पहले इन दोनों टॉपिक्स को आप समझ लीजिए, इनका डेफिनेशन क्या है, इनका मतलब क्या है। फोर्स का मतलब होता है कि पुश और पुल, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप धक्का दे रहे हैं या फिर से अपनी तरफ खींच रहे हैं, उसे हम फोर्स कहते हैं। ठीक है। मोशन का मतलब क्या होता है कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी व्यक्ति का अगर जो मोशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में, कि मतलब वो मान लीजिए 1 सेकंड में कितना मूव किया है। जैसे मान लीजिए वो इस पॉइंट पे था तो एक पर्टिकुलर टाइम में वो इस पोजीशन पे पहुंच गया, तो ये उसका क्या है, मोशन कहलाएगा। तो ये चीज़ दोनों का डेफिनेशन आप याद रखिएगा, फोर्स क्या होता है, मोशन क्या होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आप देखिए तो फोर्स के यहाँ पे टाइप्स लिखे हुए हैं, सिलेबस में फोर्स का टाइप्स लिखा हुआ है। तो फर्स्ट टाइप है यहाँ पर पेशिएबल, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स का मतलब क्या होता है कि आप जब मसल्स का यूज करके किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे या पुल करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? पेशिएबल, यानी कि मस्कुलर फोर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कुएं से पानी खींचते हैं, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? पेशिएबल के अंतर्गत आ जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, इसको आप क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हैं। ठीक है, धक्का दे रहे हैं या फिर अपनी ओर खींच रहे हैं, तो ये आपका मस्कुलर फोर्स के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद आता है ये घर्षण बल, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको डिफाइन कैसे करते हैं, फ्रिक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को आप स्लाइड करवा रहे हैं या फिर रोल कर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड कर रहा है या रोल कर रहा है, सो एक अपोजिट फोर्स लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है, इसमें ये जो बॉक्स है ये स्लाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है, इसको मैं अपने हाथ को ये स्लाइड करवा रही हूँ। रोल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये पेन है तो ये क्या कर रहा है? ये रोल कर रहा है, गोल गोल घूमना मतलब कि रोल करना। तो इसमें एक अपोजिट फोर्स लगता है जो कि इस मोशन को रोकना चाह रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और उसके बाद गुरुत्व बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है? जैसा कि आपको पता है कि अर्थ जो है वो एक फोर्स एक्सर्ट करती है हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसको कि वो अपनी ओर खींचती है। गुरुत्वाकर्षण आप सभी जानते हैं कि एक अट्रैक्टिव फोर्स है, वैसे ही हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है। फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स का, G m1m2/r², यानी कि एक का मास दूसरे का मास और ये उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इससे आप लोगों ने क्या समझा? ग्रेविटेशनल फोर्स, हर एक मास जो है वो दूसरे मास के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। उसके बाद चुंबकीय फोर्स, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स। आप लोगों ने देखा होगा मैग्नेट्स के बारे में तो सभी जानते हैं। मैग्नेटिक फोर्स यानी कि जैसे कोई चुंबक है, उसका नॉर्थ पोल, मतलब कि जो सेम पोल होता है वो रिपेल करता है एक दूसरे को, और जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करता है। कहा जाता है अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट है, अर्थ मैग्नेटिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, तभी तो जो कंपास होता है, ठीक है, वो हमेशा नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है, उसका यूज करते हैं। हर एक चीज का डेली लाइफ में एप्लीकेशन है, तो उसका ये मैग्नेटिक वाले का हो गया। उसके बाद स्थिर विद्युत, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स के बारे में जान लीजिए, आप लोगों ने बचपन में किया होगा ना, कि जैसे मान लीजिए स्केल है, स्केल को बाल में रब किया और उसके बाद पेपर के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों कर लेता है? जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? फोर्स ड्यू टू चार्जेस,
ठीक है। कोई भी अनचार्ज है उसमें फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आपने उसको रब किया, अनचार्ज का मतलब क्या होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर बराबर रहते हैं, तो वो अनचार्ज रहता है। लेकिन आपने जैसे उसको रब किया तो ये जो चार्जेस थे ट्रांसफर हो गए। ट्रांसफर होने के कारण उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशियो था वो क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। इस वजह से वो चार्ज होने के कारण उसमें करंट जैसा आवाज आता है। एक और आप लोगों ने एक्टिविटी की होगी, जैसे चेयर पे किसी को बिठा दिया और अगर टॉवेल से ऐसे ऐसे उसको कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि करंट जैसा फील होता है। या फिर कभी कभी आप ड्रेस चेंज कर रहे हो, उसमें भी एक करंट जैसा आवाज आता है, तो वो इसी वजह से आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। चार्जेस के कारण जो फोर्स होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो ये सारे फोर्सेस के बारे में हम लोगों ने कवर कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए गति के प्रकार, यानी कि जो टाइप्स ऑफ मोशन होता है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दे रही हूँ ताकि यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ सकें। सो सबसे पहले यहाँ पर दिया रेखीय मोशन, रेखीय गति, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। आई होप सो हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ रहा होगा। बाइलिंगुअल करने का मैं कोशिश करूंगी यहाँ पर आगे। ठीक है, लीनियर यानी कि रेखीय गति। कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, लीनियर मोशन। उसके बाद नेक्स्ट है यदृच्छ। यदृच्छ को इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, इरेगुलर मोशन आप बोल सकते हैं। ठीक है, रैंडम मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई गेम है, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, उसके जो प्लेयर्स हैं वो क्या होते हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसको कहते हैं हम यदृच्छ गति। उसके बाद देखिए वृत्ताकार। वृत्ताकार मतलब कि सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये एक सर्कुलर पार्क है और उसमें आप क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कंपन गति। इसको हम वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन को कैसे आप डिफाइन करेंगे कि एक मीन पोजीशन होता है, एक फिक्स्ड पोजीशन होता है, इसी के अबाउट आगे और पीछे मोशन जो है जब आप करते हैं तो उसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। एग्जाम्पल जैसे पेंडुलम का ले लीजिए। पेंडुलम जो होता है उसका एक फिक्स पोजीशन है, ऐसे रहता है, लेकिन जैसे ही कोई आर कंप्लीट हो गया फिर वो उसके बाद वो बजना स्टार्ट करता है। ये आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, तो उसमें आगे टू एंड फ्रो मोमेंट होता रहता है। इसको आप ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। लास्टली है यहाँ पे आवर्त गति, यानी कि पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है, नाम से क्लियर है, पीरियोडिक, पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो अपने मोशन को रिपीट करेगा, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल जो यूनिवर्स है उसके जो प्लैनेट्स हैं सन के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो जब जैसे एक साल कंप्लीट होता है अर्थ का ही मान के चलिए, तो फिर क्या होगा, फिर वापस से मोशन रिपीट होता है। या फिर घड़ी के जो हैंड्स होते हैं उनको मान लीजिए, जैसे ये आर का हैंड है, तो ये क्या होगा, जब जैसे ही पूरा 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, ऐसे करके पूरा कंप्लीट करेगा। तो पीरियोडिक मोशन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो अपने मोशन को रिपीट करता है। तो ये हमने सारे मोशंस के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट देखिए चाल। चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। स्पीड का मतलब सभी को पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसको दूरी, और टाइम का मतलब समय। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू, ये हो गया स्पीड। स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। वैसे ही आपको बल का पता होना चाहिए, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, ये एसआई यूनिट है, और सीजीएस यूनिट अगर आप देखेंगे तो ये डाइन होता है। गति का क्या होता है, ठीक है, गति यानी मोशन। ठीक है, मोशन का यूनिट यहाँ पे नहीं पढ़ना है, यहाँ पे स्पीड का यूनिट याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ऊर्जा। ऊर्जा यानी कि एनर्जी। एनर्जी को आप कैसे डिफाइन करते हैं, एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी कि एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बोला है कि ऊर्जा के प्रकार। एनर्जी यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। उसके पहले 2
इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं उसको याद कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसमें स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और वहीं पर अगर द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, तो वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ये किसकी वजह से होता है, ये मोशन की वजह से होता है, मोशन यानी कि गति की वजह से होता है। और पोटेंशियल जो है वो किसकी वजह से आता है, ये उसके पोजीशन के कारण आता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर टैंक है, तो ये एक हाइट पे है, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होता है mgh पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये क्या है, ये अब एक हाइट पे रखा हुआ है, इसमें जो एनर्जी स्टोर है वो इसकी पोजीशन के कारण है। यही अगर यहाँ नीचे रहेगा तो ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक लोहे का बॉल रखा हुआ है, इसके अंदर क्या है, अपने हाइट के कारण इसमें एक एनर्जी स्टोर है। जैसे ही अगर मान लो ये नीचे रखे इस कांच के एक स्लाइड रखा हुआ है, इस पे गिरेगा तो ये इसको तोड़ देगा। क्यों तोड़ देगा, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी है अपने पोजीशन के कारण। वैसे ही मान लीजिए यहाँ पर ये पानी स्टोर है, तो जब ये मोशन में आएगा और टरबाइन पे गिरेगा तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इस पे जो एनर्जी है वो किसके कारण है, अपने पोजीशन के कारण है, अपने हाइट के कारण है। और ये जब मोशन में आ गया, जैसे मान लीजिए ये बॉल भी मोशन में आ गया, तो इसमें क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, क्योंकि इसमें जो एनर्जी आ रही है वो किसके कारण आ रही है, इसके मोशन के कारण आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए अब एनर्जी के टाइप्स पढ़ते हैं। जैसे पहला हो गया कन्वेंशनल, यहाँ पे लिखा भी है परंपरागत और गैर परंपरागत। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं परंपरागत, यानी कि जैसे कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी के अंतर्गत क्या आता है, सबसे पहला एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इससे हम लोग क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी। जितनी भी एनर्जीज हैं वो क्या होता है कि स्टीम, जो कोल एंड पेट्रोलियम है उसका यूज करते हैं, फिर वहां से क्या होता है, हीट डेवलप होती है और उसी से फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो कन्वेंशनल एनर्जी मतलब कि ऐसी एनर्जी जो कि बहुत टाइम से यूज में आ रहा है। कन्वेंशनल मतलब परंपरागत, बहुत पुराने टाइम से। तो ये उसमें आ गया कोल पेट्रोलियम। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक को आप दोनों में रख सकते हैं क्योंकि वो काफी पुराने समय से चल रहा है। और ये जो कन्वेंशनल एनर्जी है इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं अभी जो नए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, लाइक सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट सेफ रहेगा और बचत होगी। जैसे आपको पता है कि ये जो कोल एंड पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो लिमिटेड हैं, मतलब कि अगर वो एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो उसको मिलियन ईयर्स जो है वो लगेगा दोबारा से बनने में। तो इसका क्या है, इसको बचाना है तो उसके जो अल्टरनेटिव सोर्सेस हैं उसका यूज़ करना चाहिए। नॉन कन्वेंशनल के अंतर्गत ये सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। फिर इसको हम दो तरीके से और क्लासीफाई करते हैं, एक होता है रिन्यूएबल, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल के अंतर्गत यही कोल पेट्रोलियम आता है जिसमें कि जिसका जो रॉ मटेरियल है उसको हम बार बार नहीं बना सकते। रिन्यूएबल के अंतर्गत कौन आएगा, जिसका जो रॉ मटेरियल है उसको हम बार बार बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोलर जो सूर्य की रोशनी है वो तो अनलिमिटेड है। उसके बाद मान लीजिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो ये भी क्या है, पानी तो मिल जाता है। तो इस तरीके से जिसका जो रॉ मटेरियल है वो हमें ईजिली अवेलेबल हो जाता है बार बार, उसको हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं और ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी याद रखिएगा, नवीनीकरणीय और ये गैर नवीनीकरणीय। तो इस तरीके से आप एनर्जी के टाइप समझ सकते हैं। वैकल्पिक स्रोत के अंतर्गत यही आ जाएगा, सोलर, विंड हो गया, ठीक है, बायोमास एनर्जी जैसे कि गोबर गैस बनाते हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ इसके अंतर्गत आ जाएगा जो अल्टरनेटिव सोर्स है। उसके बाद है ऊर्जा संरक्षण, यानी कि जो ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा कि रिसोर्सेज का अभी भी यूज़ करना है और उसको अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाना है, उसको क्या कहते हैं, सस्टेनेबल एनर्जी। तो आई होप सो आपको यहाँ तक के टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चाल यानी कि आप स्पीड दिया है तो उसके अलावा आप ये सब टॉपिक्स भी याद रख लीजिएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, स्पीड और वेलोसिटी क्या एक ही है? स्पीड का में क्या है, यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। वेलोसिटी में क्या कर रहे हैं कि डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, कि जैसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो स्पीड होती है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं, एंड चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये ऊष्मा से लेकर के यहाँ तक का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।